कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज पेट की टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट है। ये उत्कर्ष का एक जो है मॉडल पेपर आता है, वो मॉडल पेपर मैं लेकर आया था, सॉल्व कर रहा था, मैंने सोचा आपको भी करा दूं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए? किस क्रम में भारत आए ये आपको बताना है। पहला सर टॉमस रो, फायान, हेनसांग। तो सबसे पहले कौन आया था ये बताइएगा। तो सबसे पहले देखो फायान आया था। और फायान किसके दरबार में आया था? फायान आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। और टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? पहले फायान और हेनसांग, सर टॉमस रो। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय हुई? अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय हुई ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो आप बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय हुई? तो इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। तो विजयनगर की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण भारत के विजय में अभियान में गया तो वो वहाँ से दो योद्धाओं को बंदी बना करके लाया था, हरिहर और बुक्का। जब हरिहर और बुक्का को इसने मुसलमान बना करके फिर वापस भेजा उनके अपने राज्य में, तो वहाँ के जो उनके एक गुरु थे विद्याधर राय, उन्होंने उनको फिर से क्या किया, उनको हिंदू बनाया और उन्होंने जो है एक नए साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर। तो हर्यक वंश की स्थापना की और हर्यक वंश में ही कौन सा हुआ, यानी विजयनगर स्थान पे हर्यक वंश की स्थापना की। तो कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई अगर त्रुटि होती है तो ज़रूर सजेस्ट करिए। आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई आपको ये बताना है। पहला है फारसी, दूसरा है तुर्की, तीसरा है उर्दू, चौथा ऑप्शन है अरबी। तो बताइए बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई है ये आप बताइए। तो अब बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद किसने किया था? फारसी भाषा में। तो रहीम खान खाना ने जो है इसका अनुवाद किया था तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। तो बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए। चौथा का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ही की मूर्ति जो है सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाई गई है। और चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन यानी चौथे का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं पाँचवा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा ऑप्शन है गोपाल, तीसरा ऑप्शन महेंद्र पाल और चौथा ऑप्शन देवपाल। तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया आप बताइए। पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल, यानी पाँचवें का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर छठा है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक आपको बताना है। पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, चौथा ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, तीसरा ऑप्शन बनारस अधिवेशन, चौथा ऑप्शन सूरत अधिवेशन। बताइए 1916 में कहा था, 1916 में कहा या 1906 में कहा या 1905 में कहा या 1907 में? कब कहा था इन्होंने
कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। तो ये इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में कहा था 1916 के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व में सर्वप्रथम प्रयास था? सर्वप्रथम प्रयास जो है कौन सा था जो उन्होंने सत्याग्रह के लिए किया था? पहला ऑप्शन है 1919 का भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, या ट्रेड विवाद अधिनियम के विरुद्ध, या पब्लिक सेफ्टी बिल के विरुद्ध, या रेलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। तो 8वें का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो बताइए 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो 8वें का आंसर हो जाएगा डी, यानी जो है डी, रेलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। और रेलेक्ट एक्ट कब आया था? अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख लिए, रेलेक्ट एक्ट कब आया था। आगे है असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था ये आप बताइए। तो पहला ऑप्शन है 1932, दूसरा ऑप्शन 1922, तीसरा ऑप्शन है 1938, चौथा ऑप्शन है 1920। तो 9वें का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, यानी 9 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश, तीसरा ऑप्शन पुर्तगाली, चौथा ऑप्शन डच। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा 10 का आंसर? तो किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? 10 का आंसर दीजिए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? पहला ऑप्शन उकाई बांध, दूसरा ऑप्शन कृष्ण सागर बांध, तीसरा ऑप्शन श्री सलेम बांध, चौथा ऑप्शन मेट्टूर बांध। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, श्री सलेम बांध, जो है कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। जो जलीय प्राणी है उसको आपको क्या है? अब खारे पानी का मगरमच्छ, ओलिव रिडले, टर्टल, या गंगा की डॉल्फिन, या घड़ियाल। तो 12 का आंसर दीजिए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो 12 का आंसर हो जाएगा गंगा का डॉल्फिन। गंगा का डॉल्फिन जो है हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको मिलान करना है, कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, किस स्थान पर? पहला है नोआ मंडी, अब्रक, या कोरंडम, कोयला, कलपक्कम, लौह अयस्क, कर्णपुरा, आणविक शक्ति। तो 13 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो देखो नोआ मंडी किस लिए फेमस है? तो नोआ मंडी फेमस है आणविक, यानी नोआ मंडी किस लिए फेमस है? तो नोआ मंडी फेमस है लौह अयस्क के लिए, नोआ मंडी फेमस है लौह अयस्क के लिए। कोरंडम किस लिए फेमस है? अब्रक के लिए। कलपक्कम किस लिए फेमस है? आणविक शक्ति के लिए। और कर्णपुरा किसके लिए फेमस है? तो कर्णपुरा कोयला के लिए फेमस है, यानी 13 का आंसर हो जाएगा बी। 13 का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। जो तमिलनाडु में स्थित नहीं वो आपको बताना है। पहला सेवराय की पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन पालनी पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन जवादी पहाड़ी, और चौथा ऑप्शन पालकोडा पहाड़ी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। जो कौन सी दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है वो आपको बताना है। तो यह पालकोडा की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट को आपको बताना है।
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा ऑप्शन है, भारत का लगभग 2 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा ऑप्शन, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरा ऑप्शन, भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब जो कथन सही है वो आपको बताने हैं कौन सा इसमें सही है। तो देखो, भारत विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भारत संसार का लगभग 2 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, यानी दूसरा सही है। और कौन सा कथन सही है? कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, बिल्कुल कर्क रेखा बिल्कुल ये राजस्थान से होकर के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश के बाद इधर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर झारखंड, झारखंड के बाद जो है आपकी ये पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर ये गुजरती है। तो यानी ये जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तीसरा, यानी तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है। अब कह रहा है भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये जो है चौथा गलत है। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। 15 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यह्रास किसे कहते हैं? ये आपको बताना, मूल्यह्रास किसे कहते हैं। 16 का पहला ऑप्शन है किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट। बी ऑप्शन, भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट-फूट। सी ऑप्शन है, किसी मुद्रा के मूल्य में मूल्यह्रास। डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का आंसर दीजिए। 16 क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट-फूट जो है मूल्यह्रास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1966। दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1972। तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1982। तो 17 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा सी। 2 अक्टूबर 1975 को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। अगला है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्लस ग्रामीण के अंतर्गत कितनी जो है राशि कितनी धनराशि बजट 2022-23 में आवंटित की गई? 18वां का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्लस ग्रामीण के अंतर्गत कितनी धनराशि बजट 2022-23 में आवंटित की गई? 68,000 करोड़ रुपए, 58,000 करोड़ रुपए, 38,000 करोड़ रुपए और 48,000 करोड़ रुपए। तो 18 का आंसर दीजिए। 18 क्या हो जाएगा? तो 18 का हो जाएगा डी, यानी 48,000 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 2022-23 के बजट में आवंटित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है जुलाई 1944। दूसरा ऑप्शन अगस्त 1949। तीसरा ऑप्शन मई 1948 और चौथा ऑप्शन है जून 1947। तो 19 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? ये आपको बताना है, सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन 25 है, दूसरा ऑप्शन 30 है, तीसरा ऑप्शन 50 है, चौथा ऑप्शन 20 है। तो संवेदी सूचकांक में जो है कितनी कंपनियों को शामिल किया गया ये आप बताइए। तो संवेदी सूचकांक में 30 कंपनियों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि देखो संसदीय स्वरूप का क्या लाभ होता है ये आपको बताना है। जैसे जो है अध्यात्मक शासन प्रणाली होती है, तो उसी तरह संसदीय शासन प्रणाली होती है। संसदीय शासन प्रणाली के क्या लाभ है आपको बताना है। पहला, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो पहला जो है
तो बिल्कुल गलत है। जब संसदीय प्रणाली है तो निर्वाचन के तहत क्यों बदला जाता है। दूसरा ऑप्शन है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते, ये भी एक गलत है। चौथा ऑप्शन वह नीति को निरंतर प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, ये भी ऐसी कोई बात नहीं है। नीति के लिए नीति का आयोग बना है। अब कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, तो यानी ये 21 का हो जाएगा सी। 21 का कौन सा आंसर सही है? 21 का सी आंसर है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है, किस अनुच्छेद में बताया गया आपको बताना है। पहला अनुच्छेद 128 है, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 129 है, तीसरा अनुच्छेद 130 है, अनुच्छेद 131 है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22। तो अनुच्छेद 129 ये कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है एक अभिलेखी न्यायालय है। अभिलेखी न्यायालय का मतलब क्या होता है? जितने भी उसके निर्णय हैं, डिसीजन है, उनको सबको एक लिख लिया जाएगा और आगे के डिसीजन आने में उनको जो है एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसे हटाया गया? अब मौलिक अधिकार हमारे जो है 7 थे, अब किसको हटा दिया गया है ये आपको बताना है। अब यानी अब 6 बचे हैं। पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा ऑप्शन संपत्ति का अधिकार और चौथा ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा अधिकार जो है हमारे जो है फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। तो संपत्ति का अधिकार जो है हमारा जो मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, उसे हटा दिया गया, अब उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो यानी 23 का हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली के अविच्छिन्न तत्व हैं? पहला ऑप्शन संविधान का, दूसरा ऑप्शन न्यायपालिका की सर्वोच्चता का, तीसरा ऑप्शन कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, चौथा ऑप्शन संसदीय संप्रभुता। तो 24 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन जो है ये संसदीय शासन प्रणाली में अविच्छिन्न तत्व, यानी इनको जो है अविच्छिन्न नहीं किया जा सकता, तो कार्यपालिका और विधायिका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका आंसर आप दीजिए 25 का। 25 का क्या हो जाएगा? तो 25 का आंसर देखते हैं, भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो इसका आंसर आप दीजिए क्या हो जाएगा 25 का आंसर? संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 25 का आंसर दीजिए। तो 25 का हो जाएगा भाग 9, यानी भाग 9 में जो है पंचायतों के बारे में बताया गया है। और ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन ऑडियोमीटर, एक्सीलरोमीटर, ओडोमीटर, ओडोमीटर। 26 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा सी। ओडोमीटर से हम जो है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको ये बताना है कौन सा जो है प्रसिद्ध है। पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तीसरा ऑप्शन नील बोर का परमाणु मॉडल, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का आंसर दीजिए। 27 का क्या हो जाएगा? 27 का जो है प्लम पुडिंग मॉडल से जो है थॉमस का परमाणु मॉडल जानते हैं, यानी 27 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ये आपको बताना है।
पहला है संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस, दूसरा ऑप्शन संघ निमेटोडा, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ मोलस्का। तो 28 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो 28 का हो जाएगा सी, संघ आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। हरित लवक में क्या पाया जाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन थाइलेकाइड, क्वांटासोम, उपयुक्त में सभी। 29 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी हरित लवक में पाया जाता है, सभी पाया जाता है। राइबोसोम भी पाया जाता है, थाइलेकाइड भी पाया जाता है, क्वांटासोम भी पाया जाता है, यानी सभी पाए जाते हैं। 29 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, आपको अगर वीडियो स्लो लग रही है तो इसको बढ़ाकर आप देख लीजिएगा 1 to 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। लैक्टिक अम्ल का जमाव किस पेशी में होता है आपको बताना है। पहला ऐच्छिक पेशी में, अनैच्छिक पेशी में, हृदय पेशी में, उपयुक्त में से सभी। 30 का आंसर दीजिए। 30 का हो जाएगा ए, ऐच्छिक पेशी में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं। रामायण शब्द में कौन सी संधि है आपको ये बताना है। संधियाँ आपकी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो आप बताइए रामायण में कौन सी संधि है। तो रामायण में यानी पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि व दीर्घ स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन अयाधि संधि व व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन दीर्घ संधि व व्यंजन संधि, चौथा ऑप्शन व्यंजन संधि व अयाधि संधि। रामायण, तो बताइए रामायण का में कौन सी संधि हो जाएगी आपको बताना है। तो राम प्लस आयन, तो क्या हो जाएगा रामायण, तो यानी दीर्घ संधि व व्यंजन संधि दोनों है। 31 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। इप्सित का विलोम शब्द आपको बताना है। पहला बेईमान, अनिप्सित, अनिष्ट, स्वीकार। तो 32 का आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। इप्सित का विलोम शब्द, इप्सित का हो जाएगा अनिप्सित हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, खिड़की शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। खिड़की शब्द का पर्यायवाची क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नीरव, दूसरा ऑप्शन गवाच, तीसरा ऑप्शन गवेषणा, चौथा ऑप्शन है भाग। तो 33 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। खिड़की शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है 33। तो बताइए 33 का क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा गवाच। खिड़की शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा गवाच। आगे हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है। जो अशुद्ध है आपको वो बताना है, यानी क्वेश्चन नंबर 34 में आपको अशुद्ध बताना है। वह जो क्षमा करने योग्य है, क्षमाशील, क्या ये सही है। दूसरा ऑप्शन भूख से व्याकुल, क्षुधातुर, क्या ये बी ऑप्शन सही है। कटा फटा हुआ, छद विछद, क्या ये सही है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक, क्या ये सही है। 34 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो 34 का आंसर हो जाए ए, वह जो क्षमा करने योग्य है, क्षमाशील, यानी सॉरी ये जो गलत है, ये यहाँ अशुद्ध है। जो क्षमा करने योग्य है वो क्षम में होता है, तो यानी 34 का ए हो जाएगा। ये क्षमाशील गलत है, इसलिए जो है 34 का आंसर ए हो जाएगा। आपको स्त्रीलिंग छांटना है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग बताइए। पहला है विवाद, दूसरा है रूप, तीसरा आय, चौथा ऑप्शन सार। तो इसका वाक्य प्रयोग करके देख लीजिएगा। जैसे अब विवाद हो गया, विवाद हो गई तो बोलते नहीं, विवाद हो गया। तो इस तरह से आप प्रयोग करेंगे तो आपको जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग आसानी से निकाल लेंगे। जैसे रूप, उसका रूप सुंदर है। अब सार, इस संसार इस जो है पैराग्राफ का ये सार है। अब जैसे आय, उसकी आय कितनी है, तो ये देखो स्त्रीलिंग आ गया, तो 35 का हो जाएगा सी, यानी 35 का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिया है वो बताना है। यह पहला गद्यांश पढ़ लेते हैं 36 से 40 तक, यानी 4 सवाल आपको
पैसेज के हैं, गद्यांश के हैं, उनको आपको देखना है। यह सच है कि देख लेते हैं, पैसेज पढ़ लेते हैं। यह सच है कि हर सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए समाज को ही पहल करनी होती है। बिल्कुल, किसको पहल करनी होती है? समाज को ही। मगर यह पहल तभी सार्थक होती है जब शासन भी सकारात्मक कदम उठाए। यानी इस पहल में समाज और शासन दोनों की सकारात्मक पॉजिटिव पहल होना ज़रूरी है। अब शराब हमारे देश में लंबे समय से है, मतलब जो है बुरी वस्तु मानी गई है, मानी जाती रही है। लेकिन यह भी दुर्भाग्य है कि इसका सेवन भी उतना ही बढ़ा है जितना बढ़ा है। नैतिक और अनैतिक के बीच शराब मुख्य मुद्दा रहा है। अनेक समाज सुधारकों ने नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, अब आगे देख लेते हैं। सामाजिक मापदंडों के बीच मद्यपान को पतन की ओर ले जाने वाला बताया है। ठीक है। अब महात्मा गांधी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन में शराबबंदी को भी प्रमुख विपदा बताया, जो कि निसंदेह देश का ध्यान भी इस बुराई की ओर गया और जनता इसके खिलाफ एकजुट हुई। बिल्कुल सही। आज देश को फिर उसी गांधी आंदोलन की ज़रूरत है ताकि नशे की आंधी गली में खो रहे समाज को नई राह मिल सके। दूसरी ओर सुप्रसिद्ध लेखक सुषवंत सिंह का कहना है कि मेरा बस चलता तो मैं भारत में एक ऐसे समाज की स्थापना की कोशिश करता जिसमें लोग स्वयं समझ पाते कि शराब बहुत अधिक सेवन हानिकारक है। किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उन्हें मदिरापान करने से रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आगे है निम्नलिखित नैतिकता शब्द का विलोम क्या है। अब 36 का बताइए नैतिकता शब्द का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। नैतिकता का विलोम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सनैतिकता, दूसरा ऑप्शन अनैतिकता और अनैतिकता, और बी ऑप्शन अनैतिकता, अनैतिकता, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो नैतिकता का विलोम हो जाएगा अनैतिकता। अगला है प्रत्यय से कौन नहीं बना, ये आपको बताना है। प्रत्यय और उपसर्ग दो होते हैं। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। 37 पहले है धार्मिक में क्या प्रत्यय नहीं है, या सामाजिक, समाज प्लस एक, नैतिक तो इसमें आपको बताना है प्रत्यय को नैतिक और सार्थक, इसमें कौन से किसमें प्रत्यय नहीं है, ये आपको बताना है। 37 तो इसमें 37 का डी हो जाएगा, सार्थक में कोई प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं। 38 संयम संधि का रूप संधि विच्छेद क्या होगा। तो 38 का बताना, पहले सम प्लस यम, या नीचे सम प्लस यम, सा प्लस यम, या सन प्लस मयम। 38 का बताइए क्या हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा, सम प्लस यम, संयम का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 38 निम्नलिखित मापदंड के पर्यायवाची हैं। मापदंड के पर्यायवाची आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए नींव, कसौटी, बुनियाद। बी ऑप्शन है मानक, पैमाना, प्रतिमान। सी ऑप्शन दाम, गुणिका, मलिका। डी ऑप्शन अपवर्ग, कैवल्य, मोक्ष। तो 39 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। 39 का हो जाएगा बी मापदंड। यानी मापदंड का पर्यायवाची क्या होता है, मानक होता है, पैमाना होता है, प्रतिमान हो जाता है। तो 39 का बी हो जाएगा। आगे है जिसमें कोई संदेह न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन संदेहशील, बी ऑप्शन ससंदेह, सी ऑप्शन संदेहास्पद, डी ऑप्शन निसंदेह। तो 40 का आंसर दीजिए। 40 का क्या हो जाएगा। तो जिसमें कोई संदेह नहीं है तो वो निसंदेह है, यानी 40 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब ये 41 से 45 तक फिर एक जो है
पैसेज है और इस पैसेज में भी 4 पैसेज, इसमें 4 क्वेश्चन इस पैसेज में भी हैं। इसको पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव अति आवश्यक है। क्या आवश्यक है? चुनाव आवश्यक है। प्रजातंत्र में शासन जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए होता है। यह अब्राहम लिंकन का मतलब स्टेटमेंट है। लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा है। किंतु आज देश का लोकतांत्रिक ढांचा चरमरा उठा है, क्योंकि आज देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अतः अति आवश्यक हो गया है कि विद्यमान चुनाव प्रणाली में सुधार किया जाए, ताकि योग्य एवं सुलझे हुए उम्मीदवार सत्ता में आकर देश की बिगड़ती परिस्थितियों को संभाल सकें। बिल्कुल ठीक है। आगे है चिंतात्मक विकास लोकतांत्रिक व्यवस्था को चिंतात्मक विकास लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु देश में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में चुनाव होते हैं। मतदान देने का अधिकार जनता को है, ठीक है। किंतु वर्तमान समय में जनता मतदान के प्रति उदासीन है। ये भी बहुत बुरा प्रभाव है। इसका कारण है देश में सर्वत्र व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार। लोग निर्णय नहीं ले पाते कि किसे देश की सुरक्षा हेतु नेता के रूप में चुना जाए, क्योंकि नेता के मायने आज वो नहीं हैं जो 40 वर्ष पूर्व थे, ठीक है। दूसरी ओर नेता लोग देश को भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में अति आवश्यक हो गया है कि चुनाव प्रणाली में सुधार किया जाए। चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न समितियों ने अपने सुझाव दिए हैं। आगे हैं जिन्हें सार्थक रूप में प्रयोग लाया जाए तो व्यवस्था में सुधार अवश्य होगा। चुनाव व्यवस्था में व्याप्त गंभीर त्रुटियों एवं उन त्रुटियों के उपचार के सुझाव भी दिए गए हैं, जिन्हें कड़ाई से लागू करने पर चुनाव प्रणाली में सुधार हो सकता है, जिससे कि देश की डगमगाई राजनीतिक व्यवस्था को बचाया जा सके। तो अब हमने पैसेज पढ़ लिया, एक बार और आप पढ़िएगा, फिर इसका आंसर देते हैं। प्रजातांत्रिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। तो प्रजातांत्रिक शब्द में प्रत्यय क्या है? पहले ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है त्रिक, तीसरा ऑप्शन इक और चौथा ऑप्शन है तांत्रिक। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रजातांत्रिक में प्रत्यय क्या है? तो इक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है। उदासीन शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। पहला ऑप्शन विमुख, वैरागी, अनासक्त। दूसरा ऑप्शन है बी रिपु, अमित्र, वैरी। तीसरा ऑप्शन सी दरिद्र, निर्धन, रंक। चौथा ऑप्शन वायु, समीर, अनल। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उदासीन का विमुख होता है, वैरागी हो सकता है, अनासक्त होता है, यानी 42 का ए आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 लेते हैं। भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है? भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है? पहला है करण तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो 43 का आप बताइए कौन सा समास हो जाएगा? तो भ्रष्टाचार में कर्मधारय समास है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। 44 पहला ऑप्शन है अत प्लस आवश्यक, दूसरा अतिधन आवश्यक, तीसरा ऑप्शन अतिधन या आवश्यक या अत्याधन वाश्यक। 44 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? 44 का अत्यावश्यक का संधि विच्छेद अतिधन आवश्यक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अब परिस्थित शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है परिधन स्थित, दूसरा ऑप्शन है परिधन स्थित, सी ऑप्शन है परधन स्थित और डी ऑप्शन है पाधन स्थित। तो 45 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो परिस्थित, उपसर्ग और मूल। तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो देखो परिस्थित में पहला परि जो है उपसर्ग है और स्थिति उसका मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
46 से 48, 46 से 48 ये अभी इंग्लिश है। इंग्लिश 4 ये पैसेज है, इस पैसेज को हम पढ़ेंगे और इसमें जो आंसर क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे। पढ़ते हैं। लॉन्ग एगो इम्पर्सन रॉट ए मैन टास्क इज his life preserve this seem to remarkably correct in our modern life. The man without task is like a ship without a ballast and anchor. He is all too often morally a drifter. Few men seem to have initiative enough to choose a task for themselves if they do not need to work. When the inevitable disappointment come, as they assuredly will, they are completely overwhelmed. But the man who has his task has no time for vain regret. He escaped the disastrous fate which overtake his less fortunate brother. Work is one of greatest safely value which was ever invite and youth especially need. तो ये पैसेज आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, फिर इसका चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इट सीम टू बी रिमार्केबली करेक्ट मॉडर्न लाइफ डेट। इसका आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मैन हैज़ इनफ लेजेरियस, बी ऑप्शन यूथ नीड लेस वर्क एंड मोर रेस्ट, सी ऑप्शन है मैन फेल टू चूज अ टास्क फॉर देमसेल्फ, डी ऑप्शन है द करेक्ट चॉइस ऑफ द टास्क प्रिजर्व वन लाइफ। तो क्या हो जाएगा 46 का 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का हो जाएगा डी, द करेक्ट चॉइस ऑफ द टास्क प्रिजर्व वंस लाइफ। तो 46 का डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं 47। A person who has chosen the right task has no time to regret because he। तो पहला ऑप्शन है is engrossed in his work, बी ऑप्शन has too much to do, सी ऑप्शन has success in life, डी ऑप्शन has a safe and secure। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का हो जाएगा बी, यानी बी ऑप्शन हैज़ टू मच टू डू। 48 लेते हैं। द एक्सप्रेशन सेफली वैल्यू मीन्स सम, ए ऑप्शन है समथिंग विच ब्लो अप सेफ्टली, बी ऑप्शन है समथिंग विच ग्रेटनेस ग्योरिटी सेफ्टली, सी ऑप्शन एन आउटलेट फॉर रेंट अप एनर्जी, डी ऑप्शन ए लीफ ऑफ फोल्डिंग डोर। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा बी, समथिंग विच ग्राउंड लेस सेफ्टली। 48 है साइनोमियंस आपको बताना। फ्यूटाइल का साइनोमियंस क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है इस्केपिंग, इंड्यूरिंग, वैन, वीक। तो 49 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इंड्यूरिंग हो जाएगा। फ्यूटाइल का साइनोमियंस इंड्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 55 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, ये आपको बताना है। पहला है टैगोर, कांस, ऑस्कर, ग्रैमी। तो 54 का आंसर बताइए। 54 का डी हो जाएगा, ग्रैमी पुरस्कार जो है सिर्फ संगीत से संबंधित है। आप वीडियो को बढ़ा करके भी देख सकते हैं, और क्योंकि वीडियो अब 100 क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो टाइम लग रहा है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको कोई सजेशन है, सजेस्ट है ज़रूर करिए,
का लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे है 55 रिंगिट किस देश की मुद्रा है? पहला ऑप्शन मलेशिया, थाईलैंड, भूटान, मालदीव। रिंगिट किस देश की मुद्रा है? 55 का ए हो जाएगा। मलेशिया की मुद्रा जो है रिंगिट है। गीत गोविंद किसने लिखा, ये आपको बताना। मीराबाई, जयदेव, सूरदास, रसखान। 56 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो गीत गोविंद जो है जयदेव ने लिखा है। 57 लेते हैं। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम। 57 का आंसर दीजिए। तो नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। 57 का ए। आगे है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं आपको वो बताना है, कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं। पहला ऑप्शन है चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, यूएस। दूसरा ऑप्शन चीन, जर्मनी, यूएस, ब्रिटेन और कनाडा। तीसरा ऑप्शन चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है चीन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी। 58 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? तो 58 का आंसर हो जाएगा चीन है, जर्मनी है, रूस है, ब्रिटेन है, यूएसए है। चीन के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ये 5 स्थायी सदस्य हैं। साजन प्रकाश किससे संबंधित हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट और हॉकी। ये बताइए क्या है? साजन जो है किससे संबंधित है? 59 का आंसर दीजिए। तो ये तैराकी से हैं। साजन प्रकाश जो है तैराकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 60 आप आंसर दीजिए। 60 का आंसर। पहला 1 मार्च, दूसरा 15 मार्च, 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये आप बताइए। 60 तो 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे कैसे काम करना है आप इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 60 से जो आगे चल रहे हैं, तो वो आगे सीरीज है रीजनिंग की है, मैथ की है। तो देखते हैं आगे।